हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ऐसे पहले वाली वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना। उसमें हमने पॉलिनेशन को किया था और पॉलिनेशन कंप्लीट कैसे होता है वो सब कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर पॉलिनेशन हो गया है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, और पहले एम्ब्रियो बनता है या एंडोस्पर्म बनता है और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में होगा क्या। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक तो पॉलिनेशन में हो चुका था हमारा कि पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक, यहाँ तक कर लिया था। तो यहाँ ये पॉलिनेशन हो गया। तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप होंगे जो फर्टिलाइजेशन में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले होगा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन मतलब जो पॉलन ग्रेन आया है उस पॉलन ग्रेन का जो ये पिस्टिल वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है, इनका आपस में इंट्रैक्शन क्या है। क्या ये दोनों कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी शो तो नहीं कर रहे हैं या फिर प्री पोटेंसी की कोई यहाँ पे कंडीशन तो नहीं है। तो दोनों क्या है, क्या एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो पिस्टिल वाला जो ये पार्ट है, मतलब सबसे ऊपर स्टिग्मा वाला पार्ट है, यहाँ से क्या करता है एक दूसरे की रिएक्टिविटी को चेकआउट करते हैं। उसके बाद ही मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। जस्ट पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से इंट्रैक्ट किया, दोनों ने एक दूसरे से हाय हेलो किया और अपना अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, और साथ में ये भी पूछा कि भाई क्या हम पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होनी है क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर दोनों जो हैं उनकी कंपेटिबिलिटी मैच हो जाती है तो अगला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सेक्रेशन ऑफ स्टिग्मा। सेक्रेशन ऑफ स्टिग्मा। अब जो स्टिग्मा है वो क्या सेक्रेशन करेगा, ये स्टिग्मा क्या सेक्रेशन करता है। स्टिग्मा रिलीज करता है वाटर और शुगर जो है उसका कुछ जेली लाइक जो है फ्लूइड वो रिलीज़ करता है स्टिग्मा। वाटर और शुगर का कोई जेली लाइक फ्लूइड जो बन गया उसको रिलीज़ करता है, और उसी की हेल्प से क्या होता है पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आकर के चिपक जाता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया सेक्रेशन ऑफ स्टिग्मा, कि स्टिग्मा जो है वो किस तरह से यहाँ पे आया, चिपक गया। एक चीज़ और ध्यान से देखो, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया है ये पॉलन ग्रेन, इसमें क्या है 2 सेल हैं, लिख देंगे 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद अब जब यहाँ पर ये इनकी आपस में रिएक्टिविटी हो गई, फिर रिएक्टिविटी होने के बाद स्टिग्मा ने सेक्रेशन कर दिया। सेक्रेशन जैसे ही किया तो इसमें ये क्या हो गया, यहाँ से चिपक गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होएगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होएगी। अब जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से जर्मिनेट होएगी, पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग कौन सी है, एक्साइन। तो एक्साइन क्या होती है, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है। एक्साइन क्या होती है, बहुत ज़्यादा
हार्ड कवरिंग होती है, बट उस हार्ड होने की, क्योंकि इनमें से तो भाई पोलन ट्यूब बाहर निकल नहीं सकती, हार्ड होती है, तो बीच बीच में क्या होता है, छोटा छोटा गैप होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर में से ही क्या होता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ओके, क्या होता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पे जर्मिनेशन जब हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई जो स्टाइल होते हैं, स्टाइल के भी दो टाइप होते हैं, स्टाइल भी दो टाइप, ये स्टाइल है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे क्या होगा, ओवरी होगी। सॉरी, अच्छे से बना देती हूँ, नीचे क्या है, ये ओवरी है। ठीक है, तो स्टाइल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलो स्टाइल और एक होता है डेंस स्टाइल। एक होता है होलो स्टाइल और एक क्या होता है, डेंस स्टाइल होता है। होलो स्टाइल देखो कैसा होगा, होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है फ्री, मतलब खाली अंदर से। तो सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या होंगी, यहाँ पे बाउंड्री पे सेल होंगी, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे सेल होंगी, और वो भी कौन सी, एपिथीलियल। कौन सी सेल होंगी, एपिथीलियल सेल होंगी बाउंड्री पे, और बीच में से कैसा है, बिल्कुल खाली है, तो इसको हम बोलते हैं होलो टाइप का स्टाइल। इसमें से जो पोलन ट्यूब है जर्मिनेशन के बाद खूब आसानी से आगे जा सकती है। एक दूसरा टाइप जो है वो कौन सा है, डेंस। तो डेंस में देखते हैं किस तरह से होती हैं सेल अरेंज। डेंसली कैसी होती हैं, डेंसली होती हैं, कुछ इस तरह से। पूरे के अंदर क्या है, ये सेल जो है, सेल बिल्कुल डेंस तरीके से इसके अंदर क्या होती हैं, भरी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, डेंस स्टाइल। डेंस स्टाइल एक तरह से पूरा मास बना हुआ है यहाँ पे सेल का, और सारी के सारी सेल क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड हो रखी हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए, ये होलो है और ये कैसा है, डेंस है। अब देखो यहाँ पे बोल दिया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट होएगी तो किस तरह से निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना पोलन ट्यूब, इस तरह से निकलेगी। तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगी, अगर यहाँ पे है पोलन ग्रेन तो आसानी से निकल गई, कोई नहीं है ना, रोकने वाला नहीं है। बट अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे किस तरह से निकलेगी ये पोलन ट्यूब, जैसे ये है यहाँ पे पोलन ग्रेन है ना, तो पोलन ट्यूब किस तरह से निकलेगी, कुछ इस तरह से। कैसे निकली, कुछ इस तरह से निकल गई यहाँ पे, है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो ब्लैक पेन से बना रही हूँ अलग से, देखो इस तरह से ये निकल गई। ठीक है, अब देखो, अब भाई ये क्या है, ये नीचे प्रेशर लगा रही है ना, ये इतनी सारी सेल थी, नीचे प्रेशर लगा रही है, तो साथ साथ में क्या होता है, यहाँ से कुछ फ्लूइड भी रिलीज़ होता है, और वो फ्लूइड जो रिलीज़ होता है उसके हेल्प से यहाँ पे सेल जो है वो बीच बीच में से रिमूव होती रहती हैं, और जो स्टाइल वाला पार्ट है ये इलोंगेट होता रहता है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से आगे की तरफ जाती रहती है, ये पूरा का पूरा क्लियर होता रहता है। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं, अगर एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई है तो उसको बोल देंगे हम मोनोशिफोन। और अगर एक से ज़्यादा, अगर बहुत सारी मैनी पोलन ट्यूब, कई सारी पोलन ट्यूब जो हैं, अगर वो उनकी ग्रोथ हुई है तो क्या बोल देंगे, पॉलीशिफोन। क्या बोल देंगे, पॉलीशिफोन्स। एक है तो मोनोशिफोन, बहुत सारी हो गई हैं तो क्या बोल देंगे, पॉलीशिफोन। आई थिंक इतना क्लियर है। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट किया है कि कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट्स बताए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर है सेक्रेशन ऑफ स्टिग्मा, थर्ड है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फोर्थ पॉइंट एक बार देखते हैं, फोर्थ पॉइंट कौन सा होगा। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है उसकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ देख लेते हैं कैसे होती है पोलन ट्यूब की। ठीक है, ये पोलन ट्यूब ये इस तरह से है, ये पोलन ट्यूब इस तरह से नीचे की तरफ जाए जा रही है। ठीक है, अब मान लिया कि ये वाला स्टाइल है, इस स्टाइल में से क्या है कि ये इस तरह से आगे की तरफ निकलती जा रही है नीचे,
तो इसमें क्या है कि प्रेशर लग रहा है ना इसके ऊपर भी, नीचे इतनी सारी सेल हैं तो ये सेल क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है ना ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट है ना, क्या है, मेल गैमेट प्रेजेंट हैं। तो मेल गैमेट प्रेजेंट हैं तो वो कई बार क्या होता है कि प्रेशर की वजह से ऊपर चले जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, जो जहाँ पर है उसको वहीं पर रोकने के लिए बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब जब अपनी पूरी तरह से ग्रोथ करती है तो उसके बीच बीच में क्या आ जाते हैं, ये कैलोज प्लग्स, क्या आ जाते हैं, कैलोज प्लग्स। ये क्या करते हैं, जो जहाँ पर है उसको वहीं पर रोक देते हैं, ये ऊपर वापस नहीं जा पाता। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट जो है वो देखते हैं कौन सा है, एंट्री ऑफ pollen tube in embryo sac। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, अब पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री किस तरह से होगी, तो देखते हैं एंट्री किस तरह से होगी। पॉइंट्स याद रखने हैं। ये इधर हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये इधर ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा दिया, एक बड़ी सेल इधर दिखा दो, साथ में 2 छोटी दिखा दी इधर, और ऊपर इस तरह से दिखा दी। ठीक है, ये बीच में एक सेल इस तरह से है। ठीक है, तो ये ओव्यूल है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरह से होगी। ठीक है, तो देखो ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ओबटेटर टिश्यू भी होता है। कौन सा टिश्यू है, ओबटेटर टिश्यू, जो इसको आगे की तरफ गाइड कर रहा है कि किधर जाना है। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो होती है 3 तरह से। एंट्री कैसे हो सकती है, 3 तरह से। या तो कैसे हो सकती है, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द चैलेजा, या तो चैलेजा के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, या फिर क्या है, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटेगमेंट्स, या फिर इंटेगमेंट्स के थ्रू कर रही है पोलन ट्यूब, या फिर थर्ड क्या है, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, या फिर वो कैसे एंट्री कर रही है, माइक्रोपाइल के थ्रू कर रही है। तो 3 तरीके हो गए ना इसके अंदर कि पोलन ट्यूब जो है वो किस किस तरह से एंट्री कर रही है। अब तीनों को एक बार देख लेते हैं, अलग अलग स्केच से दिखा रही हूँ आपको। देखो, पहला है पोलन ट्यूब ने चैलेजा के थ्रू एंट्री कर दी। चैलेजा के थ्रू कैसे होएगी, ये चैलेजा वाला पार्ट है, ये माइक्रोपाइल है। तो पोलन ट्यूब इधर से ना आकर के कैसे आ जाए, सीधा यहाँ से आकर के, और पोलन ट्यूब आ गई ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद है थ्रू द इंटेगमेंट्स। इंटेगमेंट्स के थ्रू कैसे आ सकती है, इंटेगमेंट्स के थ्रू कैसे आ सकती है, यहाँ से आकर के सीधा यहाँ पे आकर के क्या कर दिया, सीधा क्रॉस। ठीक है, ऐसे भी आ सकती है। ये है इंटेगमेंट्स के थ्रू। और तीसरा कौन सा है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या है, इधर से आई और इधर से यहाँ पे इधर से एंट्री कर दी, ये है माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, अब क्या है कि चैलेजा के थ्रू पोलन ट्यूब ने अगर एंट्री करी तो उसको क्या बोलते हैं, चैलिज़ोगैमी। क्या बोलते हैं, चैलिज़ोगैमी। अगर इंटेगमेंट्स के थ्रू करती है तो उसको बोलते हैं मीज़ोगैमी। क्या बोलते हैं, मीज़ोगैमी। और अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसको बोलते हैं बच्चों पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी।
तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कॉमन वे कौन सा है पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होने का? सबसे कॉमन, सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा तो कौन सा होता है? पोरोगेमी। पोरोगेमी मोस्ट कॉमन है जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री मार जाती है। तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया, 5th था ये कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब 7th स्टेप देखते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। 7th और 7th स्टेप हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। कौन सा हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ भाई? फिर से एक बार ड्रॉ करके देखेंगे। अब की बार थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी मैं यहाँ पे ओवरी को, ये थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दिया ओवरी को, ठीक है, ऐसे। ओव्यूल भी थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, इस तरह से दिखाया। ओके, ये दिखा दिया। देखो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे यहाँ से पोलन ट्यूब आई और पोलन ट्यूब आकर के यहाँ से माइक्रोपाइल से एंट्री कर रही है। तो माइक्रोपाइल से एंट्री करी तो पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे भी क्या होगा? पोलन ट्यूब कुछ काम करेगी। पोलन ट्यूब ने सबसे पहले किसको रप्चर किया? सिनर्जिड्स को। ये साइड वाली सेल जो थी वो कौन सी हैं? वो है सिनर्जिड्स। 2 हैं, सपोर्टिव सेल बोला जाता है सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के अंदर आने के लिए, मतलब पोलन ट्यूब को कैसे पता चला कि उसको सिनर्जिड्स में इस सिनर्जिड में आना या फिर इसमें आना या फिर बीच में से चले जाना है? तो उसको गाइड करने के लिए कोई है यहाँ पर। और कौन है? सिनर्जिड्स के बाद देखो ये ब्लैक से लगा रखा है मैंने, थोड़ा डॉट सा है। तो ये क्या है? फीलीफॉर्म एपरेटस। क्या है ये? फीलीफॉर्म एपरेटस। काम क्या है इनका? गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उसकी एंट्री कहाँ से होनी है, ठीक है। पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उसकी एंट्री कहाँ से होनी है। चलो यहाँ से हो गई एंट्री। जैसे ही पोलन ट्यूब ने अपना थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को एंटर कराया, किसकी हेल्प से? फीलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से। तो ये क्या हो गई? डीजेनरेट। क्या हो गई? एक तो पहले डीजेनरेट हो गई, दूसरे यहाँ पे एंट्री के बाद क्या हो गई? डीजेनरेट। तो इसका मतलब क्या है कि जब एंट्री हो जाती है तो सिनर्जिड्स क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। पहला यहाँ पे क्या है कि भाई जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब, उसको गाइड करने का काम किसका था? फीलीफॉर्म एपरेटस का। फीलीफॉर्म एपरेटस का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बन गया कि सिनर्जिड्स जो हैं जैसे ही एंट्री हुई तो वो क्या हो गए? वो डिसइंटीग्रेट हो गए। क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट्स हो गए, दोनों हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, आगे से ये रप्चर हो चुकी है। तो इसके बिल्कुल एंड में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ये है मेल गैमेट। ये इस तरह से मेल गैमेट आ गए, यहाँ पर मेल गैमेट इसके अंदर आ गए। अब सबसे पहले क्या हुआ? एक मेल गैमेट, ध्यान से देखना बेटा, हैप्लॉइड है यहाँ पे, सब कोई हैप्लॉइड है। एक ये मेल गैमेट आया भाग के इसके पास सबसे पहले, और दूसरा कहाँ गया भाग के? इसके पास। पहला आया इसके पास, दूसरा गया उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आया तो सबसे पहले जो बना यहाँ पे ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। तो मतलब क्या है? एक तो फीमेल का गैमेट और एक मेल का गैमेट, दोनों के गैमेट ही है ना ये। एक तो फीमेल का ये गैमेट है, ऊस्पोर बोला था, और ये क्या है? मेल का गैमेट। दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड हैप्लॉइड। तो दोनों ने मिलकर के यहाँ पे क्या बना दिया? जायगोट बना दिया।
कैसा है ये, डिप्लॉयड। जाइगोट ही आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। डिपेंड करेगा मोनोकोट एम्ब्रियो है या डाइकोट एम्ब्रियो है। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही के यही वीडियो को पॉज करो और शुरू से जो स्टेप अभी एक एक करके मैंने बताए हैं दोबारा से देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो अच्छे से कर लेना और साथ साथ में सब कुछ क्लियर करते हुए चलना। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट फ्यूज़न। फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के साथ हैप्लॉइड थे, डिप्लॉयड बन गया, जाइगोट का स्ट्रक्चर बना दिया, जाइगोट फर्दर कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो के अंदर। तो ये क्या है, क्या है ये और ये कितने हो गए, 2। तो एक तरह से क्या है ये, डबल फ्यूज़न। क्या है, डबल फ्यूज़न। ओके, अब आ जाओ, अब इसको थोड़ी देर भूल जाओ, अब ऊपर की तरफ आओ। ये जो दूसरा मेल गैमेट बच गया, इसका फ्यूज़न किसके साथ है, जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, जो सेंटर में पॉलीन्यूक्लियाई। अब ये दोनों कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। कितने हो गए हैप्लॉइड, 3। कितने हो गए, 3। क्या है यहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, मेल गैमेट हैप्लॉइड। तो कितने हो गए बेटा, n प्लस n प्लस n, तो टोटल 3n। तो एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से है ट्रिपल फ्यूज़न। क्या है बच्चों, ट्रिपल फ्यूज़न। अब भाई इसने तो क्या बनाया था, एम्ब्रियो को बना दिया। अब जब ये ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है तो ये फाइनली क्या बनाएगा, ये बनाएगा मोस्ट न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ ए फ्रूट, दैट इज एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म को बनाएगा। और एंडोस्पर्म क्या होता है, एडेबल पार्ट होता है फ्रूट का, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट न्यूट्रिटिव, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, वो पार्ट होता है। तो पहले फ्यूज़न हुआ इसका बेटा और फिर फ्यूज़न हुआ इसका। अब फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन की टर्म को किसने दिया था, स्ट्रेसबर्गर ने। फर्टिलाइजेशन की टर्म को किसने दिया था, स्ट्रेसबर्गर ने। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक बार ये फ्यूज़न हो रहा है डबल फ्यूज़न, एक बार ये फ्यूज़न हो रहा है ट्रिपल फ्यूज़न। तो एक ही टाइम पर फ्यूज़न कितनी बार हो रहा है, 2 बार। कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका दे देते हैं लिलियम, लिलियम प्लांट्स। ठीक है, लिलियम प्लांट्स में ऐसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन उनमें होता है। अब ये किसने बताया था इसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, नवेस्चियन ने। किसने बताया था इसके बारे में, नवेस्चियन ने बताया था। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। एक बार यहीं पर वीडियो को पॉज करके और फर्स्ट से जो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी और सातवां जितने भी स्टेप यहाँ पे बताए हैं, एक बार सारे स्टेप को क्लियर करके चल पड़ो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बच्चों कि सबसे पहले फर्स्ट फ्यूज़न किसका हुआ है, फर्स्ट फ्यूज़न किसका हुआ है, मतलब एम्ब्रियो का हुआ है, एम्ब्रियो बना है फर्स्ट फ्यूज़न से। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। और सेकंड फ्यूज़न से क्या बना है, एंडोस्पर्म बना है ना। यही पढ़ा है ना हमने, मतलब ये पढ़ा है कि फ्यूज़न उसका पहले हुआ, इसका बाद में हुआ। अब ये देखते हैं कि पहले बनता क्या है फ्रूट में और उसके बाद क्या बनता है ना, ये देखते हैं। तो फ्रूट जब बनेगा तो फ्रूट में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, पहले फॉर्मेशन होगा बच्चों एंडोस्पर्म का, फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का। और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो क्या करता है, एंडोस्पर्म से ही नरिशमेंट लेता रहता है, एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। फ्यूज़न हुआ पहले इसका फिर इसका,
फॉर्मेशन हुआ पहले एंडोस्पर्म का और बाद में एम्ब्रियो का। ओके, अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब फर्टिलाइजेशन तो भाई हो गया, हमने बता भी दिया कि पहले फ्यूज़न किस किस का हुआ है और पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा। अब एक बार देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन हो गया भाई फ्लावर के अंदर, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फिर से हम वही कर रहे हैं, फिर से हमने पिस्टिल को ड्रॉ कर दिया। अब की बार थोड़ा स्टाइल छोटा ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ओवरी की ज़रूरत है। तो ओवरी को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स इतनी बार बता चुके हैं, सारा चैप्टर होने वाला है, सबको पता है, ओव्यूल है ना। और साथ में ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में भी क्या क्या है वो भी सबको पता है, तो शायद बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, अभी बता के आई हूँ मैं। 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल नीचे हैं, नाम सबको पता है, अभी किया था। बीच में क्या है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब ये था, अब बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे भी फ्यूज़न हो चुका है इसका इसके साथ, और जो दूसरा था उसका इसके साथ फ्यूज़न हो चुका है। ये एम्ब्रियो बना चुका है, ये एंडोस्पर्म बना चुका है। ध्यान से देखो, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन जब हो गया, इनका फ्यूज़न हो चुका है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा भाई, फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से। किससे, ओवरी से। राइपेंड ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। ये पूरी जो ओवरी है ना बच्चों, पूरी ओवरी ये क्या बनाएगी, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट बनाएगी। ओके, ये जो हैं, ये सॉरी, पूरा जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, ओवरी ने फ्रूट बना दिया, ओव्यूल ने सीड बना दिया, ठीक है। ये है इंटेगमेंट। इंटेगमेंट्स क्या बनाएंगी, सीड कोट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सीड कोट। और सीड कोट तो पता ही होगा कौन कौन सी, टेस्टा एंड टेगमन, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, ये हमने अभी पढ़ लिया। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म। अब देखो, जब ये पूरी प्रोसेस होती है ना, तो कई बार क्या होता है, जब ये सीड बन गया ओव्यूल से, तो वैसे तो जितनी न्यूक्लियस सेल होते हैं, वो सारी की सारी यूज्ड अप हो जाती हैं। जब सीड पूरी तरह से बन जाता है तो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, यूज्ड अप हो जाती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाती, ये पूरी तरह से यूज़ नहीं हो जाती हैं। तो क्या होता है, सम न्यूक्लियस सेल रिमेन इन द सीड, कुछ एक न्यूक्लियस सेल जो हैं वो क्या है, बच गई हैं सीड के अंदर। तो उस सीड को नाम क्या दे दिया, पेरिस्पर्मिक सीड। क्या नाम दे दिया उसको, पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है बच्चों कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये तो अंदर की तरफ क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछे कि फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फ्लावर जो है उसका कलर फेड हो जाता है। फ्लावर जो है उसका कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है। पहले ब्राइट कलर होता है तो बाद में बिल्कुल डल हो जाता है। और फ्लावर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सेपल्स, पेटल्स सब अलग अलग हो जाते हैं उसमें, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है कि इथाइलिन जो हार्मोन है उसका सेक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर,
ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि अब जो है उसका टाइम वहाँ पर कंप्लीट होने को हो जाता है और अलग अलग जो लीव्स हैं वो उसकी हो जाती हैं। तो फ्लावर में भी दिखने से पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस हैं। और इस तरह से अंदर चेंजेस होते हैं। फ्रूट कैसे बनता है वो हमने यहाँ पे कर ही लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा, बाद में क्या है, एम्ब्रियो बनेगा। तो पहले हम भी एंडोस्पर्म को पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म बहुत पुराना हो गया बच्चों, ये तो हमने बोल बोल के पुराना कर दिया। कब से बोलने जा रहे हैं एंडोस्पर्म, तो आई थिंक सबको क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर से बता रही हूँ। एंडोस्पर्म क्या है, किसी भी फ्रूट का जो मोस्ट न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, या फिर सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि एक फ्रूट है, उस फ्रूट का जो खाने वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं तो वो एंडोस्पर्म होता है। जैसे मैंगो जो है, मैंगो के बीच वाला पार्ट, अंदर सीड होता है, बाहर कवरिंग होती है, बीच वाला पार्ट जिसको हम खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं बच्चों। तो एंडोस्पर्म क्या हुआ, इट इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ ए फ्रूट। फ्रूट का सबसे अच्छा और खाने वाला पार्ट होता है, सबसे मीठा पार्ट होता है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है उसके कितने टाइप होते हैं, इसका मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म जो है वो किस किस तरीके से बनता है, तभी तो टाइप्स हुए ना उसके। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा कि 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से लग रहा है, फ्री न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस क्या है, फ्री है। किस चीज़ के लिए फ्री है, डिवीज़न के लिए फ्री है ना। तो भाई यहाँ पे हमने सेल ले ली जो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर जो फ्यूज़न हुआ था कुछ इस तरह से, ध्यान होगा। एक जो बीच में था, मैंने कहा था कि एक जो मेल गैमेट है वो इधर से फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। दूसरा मेल गैमेट यहाँ से फ्यूज़ हो गया था, ये एम्ब्रियो बना लिया इसने, और ये जो था एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे जो ये बनते हैं ना बेटा, जो फ्यूज़न हुआ, इसको हम PEN भी बोलते हैं। PEN पेन क्या है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर इसको PEC भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सेल बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है। तो ये हमने किसके लिए यूज़ किया है, जिस सेल ने आगे क्या है, एंडोस्पर्म को बनाया है। तो यहाँ पे मैंने PEC को ही लिया है बच्चों, और ये कैसी है, 3N है। पता है सबको, N 3 मिलकर तो बना था, 3N हो गया। तो ये क्या है, PEC है। ठीक है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर कैरियोकाइनेसिस हो, कैरियोकाइनेसिस हो। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हो, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हो। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता होगा ना, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हो। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न अगर होगा तो उससे भी एंडोस्पर्म बन सकता है, उससे भी एंडोस्पर्म बनता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, वाटर ऑफ कोकोनट। कोकोनट जो है उसके अंदर जो वाटर होता है वो कैसे बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बनता है। सेल क्या करती है, न्यूक्लियस का डिवीज़न करती है, बहुत सारी मल्टी न्यूक्लियाई सेल आ जाती हैं और यही क्या बनाती हैं, कोकोनट जो है उसके अंदर जो वाटर होता है वो इसी तरह से बनता है। और वो भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए वो क्या है, एक एंडोस्पर्म का टाइप है। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया, एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड टाइप और देखते हैं हम इसका कौन सा होता है।
सेकेंड टाइप है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कितना ज़्यादा आसान कर रहे हैं हम सब कुछ। वहाँ पे न्यूक्लियर लिखा तो न्यूक्लियस को कर दिया, यहाँ पे सेलुलर लिखा तो सेल को कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बना दी भाई सेल अपनी, कौन सी है ये, PEC है ना। अब इसमें क्या होगा, सेल्यूलर। सेल्यूलर डिवीज़न कैसे होगा, पहले सेल हो गई 2 में डिवाइड, फिर सेल हो गई 4 में डिवाइड, फिर हो गई 8 में, फिर हो गई 16 में, इस तरह से होती गई होती गई होती गई। और क्या हो गई, बहुत सारी सेल बन गई। क्या बन गई, बहुत सारी सेल यहाँ पर बन चुकी हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि ये भी एंडोस्पर्म बन गया किसी भी फ्रूट के अंदर का। एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। वो तो था बेटा कोकोनट के अंदर जो वाटर है इस तरह से बना, जो अंदर वाइट पार्ट होता है वो भी तो खाते हैं हम, वो कैसे बनता है, वो सेल्यूलर से बनता है। थर्ड टाइप और देखते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन सा टाइप है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है भाई, पहले तो होता है साइटोकाइनेसिस और उसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। पहले होता है सेल का डिवीज़न और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बार बार आपको कहा है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, ये मोनोकोट में होता है। किस में होता है ऐसा, मोनोकोट में होता है ऐसा। ठीक है, कैसे होता है देख लेते हैं। ये सेल है, सेल कौन सी, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसने क्या किया, पहले साइटोकाइनेसिस किया। तो साइटोकाइनेसिस से क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। लगातार क्या हुआ, डिवीज़न चलता गया। उसके बाद क्या होना है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का डिवीज़न। बट इसमें क्या होता है, जब साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद कई सारी सेलों में से कुछ एक सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर जो एक न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, अपना डिवीज़न कर देगा। इस तरह से सभी में नहीं होगा, कुछ कुछ के अंदर क्या होता है, इस तरह से डिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों हो गए ना, पहले सेल का डिवीज़न हुआ और उसके बाद क्या हो गया, फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न भी हो गया। तो ये हमने 3 टाइप पढ़े हैं एंडोस्पर्म के। एग्जाम्पल पे ध्यान देना है कौन कौन सा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से समझने की कोशिश भी की होगी। तो आज जो हमने पूरा लेक्चर अपना किया है इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर पूरे लेक्चर में किसी का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जो होगा हमारा एम्ब्रियो का। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।